नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ उस शो पर जिसमें आप अपने सवाल खुद पूछ सकते हैं। सवाल पब्लिक का। एक कहावत है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। यानी जो सामने दिख रहा है उसको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। एक और 3 देशों की विदेश यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान की तस्वीरें आज दुनिया भर में सामने आई। ये नई डिप्लोमेसी है जब कोई राष्ट्राध्यक्ष सम्मान में पैर तक छू लेता है प्रधानमंत्री मोदी के। अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं कि मुझे आपका ऑटोग्राफ ले लेना चाहिए। वो कहते हैं यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसी इज मैटर, यानी कि आप ये दुनिया को दिखा रहे हैं कि लोकतंत्र का क्या महत्व है दुनिया में, यानी आप ही की वजह से लोकतंत्र कहीं जिंदा है। लेकिन दूसरी ओर भारत के विपक्ष का आरोप है कि लोकतंत्र खत्म हो चुका है। फिर से नए संसद भवन का हंगामा खड़ा हुआ है। मोदी महल बन रहा है, लायन कैपिटल गुस्से में है। ये पिछले साल तक के विपक्ष के मुद्दे थे। अब कांग्रेस पार्टी आज ये कह रही है कि राष्ट्रपति क्यों उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, क्यों प्रधानमंत्री को उद्घाटन करना है नए पार्लियामेंट का। उधर नीतीश कुमार जी अरविंद केजरीवाल का दिल्ली अध्यादेश वाला दर्द लेकर विपक्षी एकता तलाश रहे हैं और केजरीवाल जी कोर्ट से जमानत ना पाने वाले बीमार सत्येंद्र जैन को मोदी का विक्टिम बता रहे हैं। सवाल पब्लिक का है कि जब दुनिया कहे कि मोदी से लोकतंत्र की जय है तो विपक्ष को किस बात का भय है। जब जापान में हिरोशिमा से लेकर पापुआ न्यू गिनी जैसे छोटे से देश और ऑस्ट्रेलिया में नरेंद्र मोदी के अभूतपूर्व स्वागत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तब मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कितने बड़े बड़े ग्लोबल एजेंडे चल रहे हैं। अभी मार्च में राहुल गांधी ने लंदन में जाकर मोदी सरकार में लोकतंत्र को लेकर क्या-क्या आरोप नहीं लगाए थे। क्या विपक्ष का लोकतंत्र वाला दाव मोदी के खिलाफ नाकाम है? एक अकेला दुनिया पर भारी, क्या यही है विपक्ष की लाचारी? सवाल पब्लिक का आज यही है। प्रधानमंत्री मोदी जब देश से बाहर महत्वपूर्ण कूटनीतिक मिशन पर हैं, तब देश की राजनीति का स्तर कहां तक पहुंच रहा है, इसे मैं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के ट्वीट के जरिए दिखाना चाहती हूं। 12 सेकंड के वीडियो पर उन्होंने लिखा, सैडली नोबडी टू हग, यानी दुखद है कोई गले मिलने के लिए है ही नहीं। जिस ट्वीट के जवाब में जयराम रमेश ने ये बातें लिखी, वो वीडियो तृणमूल कांग्रेस के सांसद जवाहर सरकार ने ट्वीट किया था, जिसमें जवाहर सरकार ने लिखा था, ऐसा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री हिरोशिमा में G7 समिट में अकेले हैं और अलग थलग हैं। कमाल है भाई, 12 सेकंड्स के वीडियो पर इतनी एनालिसिस, जबकि कार्यक्रम के और भी वीडियो सामने आए हैं, पर वो शायद कांग्रेस को दिखे नहीं। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मोदी कहीं भी अलग थलग हो। यहां मैं आपको बता दूं कि भारत G7 का सदस्य नहीं है। मोदी G7 समिट में 8 स्पेशल गेस्ट में से एक थे। माफ कीजिए। भारत के परमाणु परीक्षणों के बाद हिरोशिमा जाने वाले नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। इसी हिरोशिमा में क्वाड लीडर्स की समिट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मोदी को लोकतंत्र के लिए सराहा। लेकिन भारत में विपक्ष के लोकतंत्र वाले सवाल हैं कि खत्म ही होने का नाम नहीं ले रहे। ये सवाल कैसे कैसे हैं, इसकी एक बानगी देख लीजिए। आज सुबह ही मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी बीमार सत्येंद्र जैन की तस्वीरें सामने आई तो इसे लेकर राजनीतिक हंगामा खड़े करने की कोशिश हुई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी तस्वीरों पर लिखा, भगवान भी इन अत्याचारियों को कभी माफ नहीं करेंगे। सत्येंद्र जैन जी जल्द स्वस्थ हों, अपना कोर्ट का केस लड़ें, लेकिन उनको जमानत देना या नहीं देना, इसमें मोदी कहां से आते हैं? ये फैसला क्या कोर्ट का नहीं है? इसे लेकर राजनीति का क्या मतलब है? क्या राजनीति के मुद्दे की कोई कमी है इस देश में? वैसे
राजनीति के मुद्दों की बात से याद आया कि देश की संसद की नई इमारत का उद्घाटन होने वाला है। तो यहां भी तू मैमे की पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सवाल उठा दिया कि राष्ट्रपति संसद के नए भवन का उद्घाटन क्यों नहीं कर रहे। अरे भाई, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का आरोप है कि दलित राष्ट्रपति सिर्फ चुनावी वजह से बनाई गई थी। बीजेपी आरएसएस सरकार में राष्ट्रपति का दफ्तर सिर्फ टोकनिज्म के लिए चुना है। सुनिए कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा का यह बयान। तो ये संवैधानिक रूप में उचित नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने बड़े फैसले से बाहर रखा जाए। दुर्भाग्य की बात है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को वो सब अवसर नहीं मिला, सम्मान मिलना चाहिए। अब वो नींव पत्थर रखा गया, उसमें नहीं बुलाए, हालांकि रखना उनको चाहिए था। अब उद्घाटन हो रहा है, उसमें भी नहीं। भारत में नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष के इन्हीं सवालों के बीच दुनिया के कई देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी को वर्ल्ड फोरम पर अपना नेता मान चुके हैं। आपको पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मरापे का यह बयान सुनवाते हैं। I have a moment to speak to you. I want you, Mr. Prime Minister, the leader of the Global South, emerging nations, and we will rally behind your leadership at global forums. आपने सुना कि किस कदर भारत को कितना आदर मिल रहा है। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था जब हम अंग्रेजों को सलाम ठोका करते। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल नंबर 1, क्या ग्लोबल लीडर के तौर पर नरेंद्र मोदी की बढ़ती साख से भी देश का विपक्ष परेशान है? क्या भारत में लोकतंत्र कमजोर होने की विपक्षी आरोपों की कलई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष खोल रहे हैं? क्या नए संसद भवन को विवादों में रखने के लिए राष्ट्रपति को राजनीति में घसीटा जा रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोली जी, लोकेश जिंदल नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, डॉक्टर मानव जायसवाल प्रवक्ता हैं तृणमूल कांग्रेस के, अमीक जमाई प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ यहां स्टूडियो में मौजूद हैं रवि श्रीवास्तव जी, राजनीतिक विश्लेषक है और आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से देखते हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार, कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरा पहला सवाल जाता है लोकेश जिंदल जी को। लोकेश जिंदल जी, ऐसी क्या मजबूरी है कांग्रेस पार्टी की कि हर वक्त किसी न किसी तरीके से प्रधानमंत्री को नीचे दिखाना ही लगता है आपकी पूरी राजनीति है? कभी सांप, जहरीला सांप कह देते हैं, कभी नीच कह देते हैं, कभी कहते हैं मोदी तेरी यही कब्र खुदेगी। आज वीडियो पर भी सवाल उठा दिया कि ये 12 सेकंड के वीडियो में बेचारे अकेले दिख रहे हैं, कोई गले मिलने के लिए नहीं मिल रहा। और जहां गले मिल रहे हैं, बाइडेन से गले मिल रहे हैं, ऋषि सुनाक से गले मिल रहे हैं, वो तस्वीरें आपको नजर ही नहीं आती। ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या मजबूरी है लोकेश जिंदल जी? नाविका जी, जब भी प्रधानमंत्री मोदी विदेशी धरती पर होते हैं, वे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरा भारत उनके साथ होता है। लेकिन उनके बोल, उनकी विचारधारा विदेश में अलग होती है, देश में अलग होती है। बाहर विदेश में वे भारत के अहिंसा, टॉलरेंस, प्लूरलिज्म, इसका आइडिया लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही वे भारत में आते हैं, वे गांधी के बजाय गोडसे की विचारधारा को प्रमोट करने लग जाते हैं। मैं भी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, ऐसा दोगलापन क्यों? ऐसा क्यों है कि वे प्रधानमंत्री मोदी, जो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं और भारत जिसे लोकतंत्र की मिसाल मानी जाती है विश्व भर में, वे भारत में आते ही एक तानाशाह के रूप में, एक तानाशाही विचारधारा को समर्थन करते हैं और जो माइनॉरिटीज है जिनके लिए उन्हें कदम उठाना चाहिए कि देश में भाईचारा और अहिंसा और प्लूरलिज्म और टॉलरेंस बढ़ना चाहिए, उसकी तरफ वे बिल्कुल भी नहीं सोचते। इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है। अगर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि जैसा उन्हें विदेश में सम्मान मिलता है वैसे ही देश में सम्मान मिले, उन्हें अपनी विचारधारा बदलनी होगी। उन्हें सही पैमाने में भारतीय और भारतीयता देश और विदेश दोनों में रखनी होगी। चलिए
आपने 60 सेकंड में इतने सारे विचार बताए जो मोदी के खिलाफ हैं, तो पता नहीं अब से लेकर जब तक चुनाव होंगे तब तक ऐसे कितने विचार सामने आएंगे। लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही और इसी बात का सवाल मैं पूछूंगी नलिन कोहली जी से। लोकेश जिंदल जी तो कह रहे हैं कि जब बाहर होते हैं प्रधानमंत्री तो वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सारे राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके साथ खड़ी है हर राजनीतिक पार्टी। लेकिन नलिन कोहली जी, जब उनके 12 सेकंड के वीडियो के कोई मिल नहीं रहा, किसी से गले नहीं मिल सकते, ये सब भी तो तभी आ रहा है जब प्रधानमंत्री बाहर है। 2 दिन का और इनसे सब्र नहीं होता। और इसके अलावा पूरी पार्लियामेंट के बारे में जो इन्होंने इतने सारे सवाल उठा दिए हैं, वो भी 2 दिन के बाद ये कर सकते थे, लेकिन नहीं, आज ही शुरू करना है। ऐसा क्या आपको लगता है कि इनकी क्या मजबूरी है जिसकी वजह से हर मुद्दा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो है विपक्ष हमेशा उठाए रखता है? मजबूरी नहीं नाविका जी, नफरत, नरेंद्र मोदी जी से व्यक्तिगत नफरत। तो कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी जी कहेंगे मैं प्यार बांट रहा हूं, ये कर रहा हूं, पर वैसे नफरत है। गंगू तेली, निपुंसक, नीच, गंदी नाली का कीड़ा, आपने तो कई और खुद गिना दी। ये सारे वरिष्ठ से वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं के शब्दावली हैं नरेंद्र मोदी जी के लिए। क्यों? एक साधारण परिवार से, अरे विशेष परिवार से नहीं, ये तो सिर्फ विशेष परिवार के साथ होना चाहिए। इस प्रकार के मतलब लोगों को पसंद करना चाहिए, देश में सिर्फ एक ही परिवार के प्रति स्नेह होना चाहिए। यही कांग्रेस 55 साल से बोल रही थी जब राज्य में राज करते थे। उनके सामने मिसाल क्या आता है? गरीब परिवार से साधारण व्यक्ति कार्यकर्ता रूप से मेहनत करके जनता के बीच जाता है, एक चुनाव जीतता है, दूसरे चुनाव और बड़े रूप से जीतते हैं, और कई चुनाव राज्यों के हम लोग जीतते हैं उनके नेतृत्व में। तो ये हो गई एक बात। दूसरी बात, आप देखिए कांग्रेस कहती है आप विचारधारा एक है, नफरत वाली इनकी विचारधारा, हमारी एक अलग विचारधारा है। क्या कहते हैं? ये भाईचारा होना चाहिए माइनॉरिटीज के लिए। और क्या इनका भाईचारा है कर्नाटका में? भाई बजरंग दल को बैन कर दीजिए, जैसे पीएफआई को बैन किया है। पीएफआई के एक संगठन है जिस पर कई राज्यों ने चिंता जताई, आतंकवादी सोच से जुड़े हुए। बजरंग दल कर दिया, क्यों? क्योंकि भगवान राम भी इनकी आस्था नहीं है। पहले राम मंदिर ना बने उसके लिए रोड़े डाले, फिर भगवान राम खुद काल्पनिक है, अपने हलफनामा में यूपीए कांग्रेस की सरकार ने डाल दी। अब जो है भगवान राम के भक्त जो है हनुमान जी, उनके भक्त जो है बजरंग दल, उनके पीछे पड़ जाइए। और अभी मदनी साहब ने आज कहा भाई इसको पूरा करिए। कैसी सोच है इन सबकी, ये दिख रही है। मूल बात क्या है? ये विषय को बदलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी की चिंता है कि कांग्रेस पार्टी में महाभारत चल रही है नेतृत्व में। राजस्थान में एक महाभारत 5 साल से चल रही है, वहां काम हो गया ठप, लॉ एंड ऑर्डर ठप। छत्तीसगढ़ में एक महाभारत है नेतृत्व में। यहां कर्नाटक में इतनी अच्छी जीत मिली, जनता ने आशीर्वाद दिया, पर यहां लड़ाई हो रही, मेरा आदमी मंत्री बने, मेरे आदमी को क्या विभाग मिलना चाहिए। तो इसलिए खड़गे जी सबने सोचा होगा भाई ध्यान भटकाना चाहिए तो नरेंद्र मोदी को गाली दे देते हैं, नरेंद्र मोदी पे प्रश्न उठा लेते हैं, क्योंकि मोदी जी पे प्रश्न उठाएंगे तो सारे लोग उसकी तरफ 1 मिनट सोचेंगे भाई ये क्यों उठा रहे हैं प्रश्न, बेसिकली ध्यान भटकाने के लिए। तो कांग्रेस की रणनीति राजनीतिक बड़ी स्पष्ट रूप से दिखती है। मैं अमीक जमाई जी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या ये सही है अब हर राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष में बैठे हुए दलों की आलोचना करनी चाहिए? ये आपका फर्ज भी है और ये आपका हक भी है, लेकिन ऐसे वक्त में सवाल उठाना कि डेमोक्रेसी का, अपने लोकतंत्र का आपने मजाक बना दिया, ये जो संसद भवन है ये तो एक राष्ट्रपति को करना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री जो एक लोकतंत्र के सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए रिप्रेजेंटेटिव है, क्या उन्हें हक नहीं है? क्या इस मुद्दे को इस तरह से उठाना चाहिए, खास उस वक्त जब अमेरिका के राष्ट्रपति हमारी देश की लोकतंत्र से ही इम्प्रेस होकर कह रहे हैं ऑटोग्राफ दे दीजिए, आपकी वजह से ये लोकतंत्र का कितना बोलबाला है दुनिया में। मैं टाइमिंग की भी बात कर रही हूं और नियत की भी बात कर रही हूं। नविका मैम, जब हम बाइडेन साहब की बात कर रहे हैं कि उन्होंने हमारे वजीर आजम को कितना इज्जत दिया और कहा कि साहब ऑटोग्राफ दे दीजिए, वही अमेरिका, उनका जो गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है वो कहता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अनसेफ, सबसे ज़्यादा अंडर अटैक माइनॉरिटीज़ अगर कहीं पर हैं तो वो भारत में मुसलमान हैं।
तो मैं अमेरिका की कोई सर्टिफिकेट तारीफ, मुझे उनकी बात तो कुछ समझ में आती नहीं। दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर का जो पार्लियामेंट है उसका कौन इजरा करेगा, उसका ओपनिंग कौन करेगा। मेरे ख्याल से बतौर मतलब हम ये आधी आबादी की बात करते हैं कि आज हमारे मुल्क में एक सबॉर्डन सबसे पीछे की जो सफ में जो है वो हमारे यहाँ महिलाएं मानी जाती हैं। अगर वो एक राष्ट्रपति थीं, अगर उनको मौका दिया जाता तो भारत का जो कद है और दुनिया में हम दिखा सकते हैं कि हम अपनी महिलाओं को कैसे ट्रीट करते हैं, तो कोई बुराई नहीं थी। लेकिन ठीक है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कुछ महीने बचे हुए हैं, वो सारे जो बड़े बड़े नाम हैं उनके होने चाहिए, वो करना चाहते हैं, उनका वक्त है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा विषय ये है नाविका मैम, आप जब विदेश में जाते हैं तो आप डिप्लोमेसी के जाते हैं। जब आप दुनिया के हेड ऑफ द स्टेट के साथ आप बैठे हैं, अमेरिका के साथ बैठे हैं, आप वहाँ दूसरे देशों के साथ बैठे हैं, आपका भारत में मणिपुर, सोचिए बीजेपी आरएसएस का इस देश के अंदर पॉलिटिक्स कि 2 कास्ट को मणिपुर में लड़ा के मणिपुर को लेबनान बना दिया, सीरिया बना दिया लेबनान को। पूरी खबरें मणिपुर से बाहर भारत में नहीं आ रही हैं, क्या वो हिस्सा नहीं है? तो जब प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे वजीर आजम मणिपुर नहीं संभाल रहे और आप जाके यूक्रेन और न जाने क्या क्या बात कर रहे हैं, हमारा देश जल रहा है, ये कष्ट मुल्क जल रहा है। ये कष्ट तो पार्लियामेंट संसद भवन से बहुत आगे का है। आधी अधूरी समझ से क्या क्या हो सकता है, नलिन कोहली जी, वो भी आपके सामने है। जवाब देने का समय दूंगी नलिन कोहली जी को, क्योंकि आपने बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए हैं। नलिन कोहली, ये बहुत जरूरी है कहना, इस विषय पे मुझे कुछ कहना है। मैं माफी चाहता हूं नाविका जी, और मुझे बहुत दुख भी हुआ और शर्म भी लगी कि अमीक जमाई साहब जो है, मतलब उनकी जानकारी इतनी बेकार हो सकती है कि राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के मणिपुर पे ज्ञान बांट रहे हैं। कास्ट की पॉलिटिक्स वो मणिपुर में ले गए। आप कास्ट की पॉलिटिक्स वहां करते हैं, आप मणिपुर को जानते नहीं है। मैं 30 साल से वहां नॉर्थ ईस्ट में काम कर रहा हूं, आपको ये नहीं पता है कि मणिपुर की प्रॉब्लम भी क्या है, और आपने उसको कास्ट पॉलिटिक्स से डाल दिया, क्योंकि आप लोगों की सारी राजनीति जो है, मणिपुर में कोई कम्युनिटी की मांग क्या थी? वो चाह रहे थे उनको आप ट्राइबल में डालो, कि राष्ट्रीय पैनल में चैनल में बैठ के उनको ट्राइबल में मैत्री कम्युनिटी को डालो, वो चाह रहे थे। आपको टोका नहीं, प्लीज सर, नहीं मेरी बात नहीं, आप गलत बात करेंगे, मैं रोकूंगा। आप लेबनान के साथ उसको रोकते हैं, मैं पूछ रहा हूं आप कैसे मणिपुर क्यों चल रहा है राष्ट्रीय चैनल पे? सीरिया लेबनान के साथ करते हैं, में आप बुझाने गए हैं, अपने आपको मणिपुर आप संभाल नहीं पा रहे हैं। एक पूरे जहां जहां आई इस लेबनान और सीरिया के साथ को आपने जलाने का काम किया। मुझे आप राजनीति करिए, हमारा विरोध करिए, आपको गलत बात नहीं करिए, पर कैसे आप ऐसे प्रकार के वर्ड कर सकते हैं? सीरिया की पूरी सिचुएशन कैसी है, लेबनान की कैसी है, कौन से इश्यूज है वहां पर, आपने कैसे मणिपुर से कहा? कर रहे हैं? अगर आप ये सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हैं तो अमीक जमाई जी आपको दोबारा सोचना चाहिए। आप अपना इतिहास उठाकर देख लीजिए, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था आपको भी पता है। आप अपने कार्यकाल की पार्टी के लोग थे ना चलाने वाले मुजफ्फरनगर को, इन्हीं की पार्टी के लोग थे, बीजेपी एमएलए और एमपी बने। आपके सत्ता में समाजवादी पार्टी का कोई एमएलए एमपी इंटीग्रिटी को जलाने में शामिल नहीं नजर आ रहा है मणिपुर में। मुझे लगता है जलाने के लिए कहने को कुछ नहीं, आप बर्बाद करने के लिए मुझे लगता है कि ये आप थोड़ा सा सोच कर देखें। जो आप कंपैरिजन कर रहे हैं, आज आप कह रहे हैं एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता, कल को दुनिया में ये लोग उठाकर कहेंगे। बिल्कुल जिम्मेदारी से नहीं कह रहे हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? बिल्कुल सामान्य वर्ग के जो मैतेई कम्युनिटी थी उसको ट्राइबल में डाला गया। मैं सच नहीं है, अमीक जमाई, सच नहीं है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ। बारूद पे बिठा दिया मणिपुर में। मैं भाषण दे रहे हैं आप जो है यूक्रेन में आप दोस्ती कराएंगे। प्रधानमंत्री को मिलती हुई इज्जत की और आप बात कर रहे हैं कि मणिपुर बन गया लेबनान। ये आपकी सोच इंटीग्रिटी से खेला है, ये आपकी सोच दर्शाता है। मैं पूछना चाहती हूँ मानव जायसवाल जी, क्या आप कहेंगे क्या कोई भी राजनीतिक दल जो इस देश का है वो ये कहेगा कि भारत लेबनान और सीरिया बन गया है? मणिपुर में ज्ञान बांट रहे हैं। भारत लेबनान और सीरिया बन गया है सिर्फ इसलिए कि आप प्रधानमंत्री को मिलती हुई इज्जत के बारे में बात नहीं करना चाहते तो अपने देश में लेबनान सीरिया बना देंगे? मानव जायसवाल, मेरा आपसे यही सवाल है। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है नाविका जी, और जिन्होंने भी लेबनान और सीरिया से भारत की तुलना की है, जिन्होंने भी की है, और लेबनान और सीरिया का नाम भी अगर आपके शो में जिक्र होता है तो भाई ये दोषद्रोही ताकतें हैं।
चाहे वो भाजपाई क्यों ना हो, चाहे वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की क्यों ना हो। जिस तरीके से भाजपाइयों का चल चरित्र रहा है हमेशा पाकिस्तान को कंपैरिजन चार्ट या बिन बैग बनाने का, ये नॉर्मल रहा है। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ही सम्मान मिलना चाहिए। हम तो इस भारतीय हैं, हम तो चाहते हैं कि जहां पे भी हमारे देश के कोई भी प्रतिनिधि जाए, कोई भी हमारा देश का रिप्रेजेंटेशन करे, उसको सम्मान मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा देश आज का देश नहीं है, 75 साल हुए हैं और हमारे जो पूर्वजों ने बहुत संघर्ष किया है भारत को विश्व पटल में लाने का। चाहे वो इन्फोसिस क्यों ना हो, चाहे वो टीसीएस क्यों ना हो, चाहे वो हमारे डीआरडीओ क्यों ना हो, चाहे हमारे मिसाइल मैन डॉक्टर अब्दुल कलाम क्यों ना हो, चाहे हमारे जो न्यूक्लियर फिजिक्स के जो रहे होमी भाभा जी क्यों ना रहे हो। बहुत सारे लोग हैं, अनगिनत लोग हैं। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी क्यों ना हो, जिन्होंने पूरे विश्व को दिखाया कि भारत किस दिशा में जाना चाहता है। आज एक अद्भुत सा दिशा है जहां रेडार को पता नहीं चलेगा, हम बालाकोट में अटैक कर देंगे। जहां नाले के गैस से चाय बनाई जाती है, मुझे वो साइंटिस्ट दिख रहा है। जहां एक साइंटिस्ट दिखा जो बोलता है मैंने तो प्राथमिक शिक्षा कहीं की ही नहीं, मुझे साइंस का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन हाँ मैं संस्कृत में भाषण देता हूं और मेरे मुंह से लड़खड़ाते हुए शब्द अशब्द निकल जाते हैं। नलिन कोहली ने बहुत अच्छी बात करी। कभी कभी मुझे चिंता नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कि जब स्कूल कॉलेज में जब हम थे और हमारे बीच में कोई एक मित्र हमारा होता था जो बहुत पैसे खर्च करता था, शॉपिंग करवाता था, कभी मिसाइल शॉपिंग हो गई, कभी राफेल शॉपिंग हो गया, ऐसे वो शॉपिंग करता था और हमारे अपने पिताजी के पैसे को ऐसे निछावर करता था। हम जानते थे ये ऐसा दोस्त है हमारा जिससे हमको फायदा मिलना चाहिए। तो जब भी हमारे पास आता था, अरे 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 हर 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 हम करते थे। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि हमको फायदा हो रहा है। तो विश्व पटल में आज जो शॉपिंग स्प्री चल रही है ना, कहीं तेल की शॉपिंग, कहीं माल की शॉपिंग, कहीं ड्रग्स की शॉपिंग, कहीं राफेल की शॉपिंग, ये जो शॉपिंग चल रही है ना, इससे जो मुखौटा है वो दिख रहा है। और मान लीजिए नविका जी, आप भी मानती हैं, ये 5 साल 7 साल 9 साल का डेमोक्रेसी नहीं है, 75 साल का लोकतंत्र है। और लोकतंत्र की बचाने की लड़ाई में ही आज पूरा मैं बिल्कुल मानती हूँ, मैं बिल्कुल मानती हूँ ये 75 साल की डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि आप लोग कहेंगे कि लोकतंत्र मर गया तो लोकतंत्र मर जाएगा? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हैं, किसी ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं, लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये जो मान सम्मान प्रधानमंत्री को मिल रहा है, ये शॉपिंग की वजह से मिल रहा है। ये कहने का मतलब है मानव जायसवाल जी का। तृणमूल कांग्रेस की सोच के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि इस देश को सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, उनका डिफेंस एक लेवल पे होना चाहिए था जो 2014 से पहले नहीं था। अब उसको कह रहे हैं कि ये शॉपिंग से खरीदा हुआ मान सम्मान है। जवाब दीजिए, आज क्या सोचते हैं आप? मुझे सचमुच शुरू में लगा कि मानव जायसवाल आज शायद थोड़ा सामान्य और उनका एक देश में एक राज्य में सत्ताधारी दल के प्रवक्ता की तरह होगा, लेकिन अभी उन्होंने जिस तरह का व्यवहार किया है, सचमुच ममता बनर्जी जी को सोचना पड़ेगा कि अगर ऐसे प्रवक्ता रहेंगे तो उनकी पार्टी की छवि किस तरह होने वाली। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी बड़े बाप के बेटे की तरह अपने घर का पैसा लुटा रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती ये बोलते हुए, जिस देश का प्रधानमंत्री देश की जरूरतों के लिहाज से इंडिजिनस प्रोजेक्ट बनाने के लिए 300 से ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट को तय करता है कि हम उसे बाहर से खरीदेंगे नहीं, और जितनी टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को हम किसी भी खरीद के साथ शामिल करते हैं। लेकिन मानव जायसवाल को अगर ये बात नहीं समझ में आ रही है तो क्या दुनिया के लोगों को भी ये समझ नहीं आएगा? क्योंकि दुनिया तो जो देख रही है वो भारत के पहले की तुलना और अभी की तुलना भी कर रही। वो ये देख रही कि भारत में एक डिसाइसिव लीडरशिप की वजह से किस तरह से भारत की पूरी व्यवस्था बदली है, और उस बदली व्यवस्था में भारत सबका सम्मान करता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप से तौर में भी भारत में अमेरिका कमाल है। मुझे समझ नहीं आता, किसी को मणिपुर में लेबनान और सीरिया दिख रहा है, किसी को प्रधानमंत्री के मिलते हुए सम्मान का
रीजन लग रहा है कि वो शॉपिंग है, मिसाइल और राफेल खरीद रहे हैं, इसीलिए सम्मान मिल रहा है, लोग उनके पांव तक छूने को तैयार हैं। ये सिर्फ इसलिए पापुआ न्यू गिनी से उन्होंने शायद कुछ खरीदा होगा, इसलिए किसी ने पैरों को हाथ लगाया। और ऋषि सुनाक उनसे गले इसलिए मिले क्योंकि भारत नतमस्तक है उनके सामने। ये किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन रवि श्रीवास्तव जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अब आप आम आदमी पार्टी रोज नई मीटिंग करता है, नीतीश कुमार जी रोज पहुंच जाते हैं और अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि मेरे मॉडल पे कांग्रेस जीत गई चुनाव। अरविंद केजरीवाल जी को वहां कोई बुलाता नहीं है, लेकिन अब न्यूज में रहना है तो नीतीश कुमार जी को बुला लो, यहीं पर रोज रोज मीटिंग करो कि एक विपक्षी खेमा बन जाए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, सत्येंद्र जैन पर इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी आपने, मैं चाहती हूं कि वो स्वस्थ रहे और जरूर वो पतले दिख रहे हैं इस फोटो में, लेकिन दुर्बल हैं, पतले दिख रहे हैं, लेकिन क्या इसके लिए भी मोदी को कोसना जरूरी है? भाई जमानत के कई पर्चे आप डाल चुके हैं, हर कोर्ट में डाल चुके हैं, अब कोर्ट देगी जमानत या मोदी जी देंगे जमानत? कभी आपने अपने राजनीति से ऊपर उठ के देश को देखा है? हमेशा देखा है और बहुत अच्छी तरह देखा है। ये इज्जत नहीं मिल रही है, ये इज्जत का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जॉय बिडेन साहब ने उनको गले लगाया, उनको बताया कि आप लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रहरी हैं विश्व के अंदर, और उसी लोकतंत्र की हत्या यही दिल्ली के अंदर हो रही है। जो अध्यादेश ला करके दिल्ली की चुनी हुई सरकार जो काम करना चाहती है उसको रोका जा रहा है। और जो आपने बताया कि वो उससे मिल रहे हैं और ये उससे मिल रहे हैं, तो क्या विपक्ष नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में विपक्ष के लिए जगह नहीं है क्या? विपक्ष अपने आप को जोड़ेगा, विरोध करेगा, तभी तो सरकार काम कर पाएगी। तो इसमें गलत क्या है? वो मिल रहे हैं, कल ममता जी से मिलेंगे, परसों शरद जी से मिलेंगे, फिर उद्धव जी से मिलेंगे, उसके बाद और नेताओं से मिलेंगे। और जहां तक आपने सवाल कांग्रेस का किया है, तो कांग्रेस भी जब जरूरत उसके बाद आएगी तो कांग्रेस से भी मिलेंगे। सारा विपक्ष एक है। आपको टूटा हुआ कभी भी भाजपा नहीं दिखाई देती। मणिपुर में कितना हत्याकांड हो गया, कितना अनरेस्ट हो गया, भाजपा पर कोई दोष नहीं। सत्यपाल मलिक ने कितनी सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में और पुलवामा के बारे में बातें बताई, पर कोई सवाल नहीं। नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के भाजपा के अध्यक्ष छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गए, भाजपा पे कोई सवाल नहीं। भाजपा में कोई फूट नहीं है। जय ज्योतिरादित्य सिंधिया 20 भगोड़े एमएलए करके चले गए, सरकार गिरा दी। आज वो भगोड़े एमएलए भी परेशान घूम रहे हैं कि खुद तो मंत्री बन गए, हमें एसएससी में डलवा दिया। तो भाजपा में कोई फूट नहीं है। सारी फूट जो है वो विपक्ष में है, दरार जो है वो विपक्ष में है। वो बाइडेन साहब वहां पे 20,000 रुपए, 20,000 मेंबर के बाद में टिकट ब्लैक कर रहे डिनर के लिए। उनको ये समझ में आना चाहिए कि उनके ही देश में क्या बातें कही जा रही हैं। आज सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट पढ़िए आप, वहां पे क्या कहा जा रहा है। और वहां पर अभी राहुल गांधी भी जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं 31 तारीख को, 10-12 जून तक वो भी वहां पे रहेंगे, वो भी अपनी बात करेंगे। स्टैनफोर्ड में जा रहे हैं, वाशिंगटन जा रहे हैं, और यूनिवर्सिटीज में जा रहे हैं। तो भारत का सम्मान रवि भैया, जमानत की बात भी बता दीजिए ना, वो कोर्ट से मिलेगी कि मोदी जी देंगे? अरे भाई, जमानत को इस्तेमाल जब ईडी सीबीआई का हो रहा है, जिसके ऊपर पूरा विपक्ष निकल के पार्लियामेंट के बाहर खड़ा हो गया एक साथ, जिसमें कांग्रेस भी थी, आप भी थे, बीआरएस भी थी, केसीआर भी थे, सारे थे साथ। जमानत कौन देता है रवि श्रीवास्तव जी? जमानत कौन देता है? मोदी जी। चिंता ना करें आप, जमानत भी जरूर मिलेगी। इनके जो खरीदी हुई एजेंसी, तो उसके लिए मोदी जी को क्यों कोस रहे हैं? कौन कोस रहा है मोदी जी को? मोदी जी तो अपना दमन चक्र चला रहे हैं। मोदी जी तो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, फेडरलिज्म की हत्या कर रहे हैं। चलिए, तो लेबनान, सीरिया, लोकतंत्र की हत्या, और अब शॉपिंग का रिजल्ट है कि ये मान सम्मान मिल रहा है। नलिन कोहली जी, आपके ऊपर सारे मशीन गन और सारे राफेल चला दिए गए हैं, हर सवाल का जवाब दीजिए। जी, पहली बात है, मानव जी थोड़ा सा बता सकते हैं कि पार्थो चैटर्जी जो इनके बड़े वरिष्ठ नेता हैं,
तृणमूल कांग्रेस के और ममता जी के अति करीबी, तो 50 करोड़ रुपए जो उनके घर से मिले थे ये मोदी जी की शॉपिंग के लिए थे या आप ही के किसी वरिष्ठ नेता की शॉपिंग के लिए? 50 करोड़ कैश तो हमने पहली बार जिंदगी में टीवी पे देखा, जब उन्हीं के चाहने वालों के घर में मिले पहली बार। सेकंड आइए, आप अभी जो रवि जी कह रहे हैं, रवि जी ने क्या कर दिया, बाइडेन जी को एडवाइस देना शुरू कर दिया। देखिए मैंने तो टोका नहीं किसी को, नाविका जी मैंने कहा टोका, मैंने तो सुना ना लंबा चौड़ा ज्ञान भाषण सब सुन लिया। आपकी आपत्ति से पहले उन्होंने कह दिया उनके करीबियों के घर से मिले। मैंने पूरी बात सुनी। उन्होंने झूठ बोला है। नहीं, उन्होंने आपकी आपत्ति से पहले अपने आप कह दिया, अगले ही लाइन में कह दिया। और अगर ये पैसे उनके यहाँ से नहीं मिले, उनके करीबियों के यहाँ से नहीं मिले, तो ममता दीदी ने हटाया क्यों हटाया? और मेरे आपत्ति के पहले ही बोल दिया, अरे सॉरी नलिन सर, सॉरी नहीं मैंने गलती हो गई, मैं जानता नहीं था आप इतने ज्ञानी हैं, आपके पास ऑलरेडी एक असिस्टेंट है, कोई बात नहीं। असिस्टेंट तो मैं तो बॉस हूँ, आपकी भी उनकी भी, इस वक्त एंकर हूँ शो की। नहीं है मेरा असिस्टेंट, कोई असिस्टेंट नहीं है, मेरी अपनी बुद्धि है और एंकर के पास जानकारी है। आप जो है ये तंज छोड़ दीजिए, ठीक है ना। अब आ जाते हैं रवि जी पे। रवि जी को लगा कि अरे भाई बाइडेन जी ने बुला दिया, मोदी जी को कह दिया ये हुआ है, तो बाइडेन जी को दो चीजें सुना दीजिए। अब क्या है ना, रवि जी को अभी तक बाइडेन जी का एडवाइजर का पद मिला नहीं है, लेकिन ज्ञान तो जरूर बांटना पड़ेगा, क्योंकि उनको मोदी जी पे कुछ कहना है, बुरा लगा नहीं, बाइडेन जी ने बुला दिया तो बाइडेन को एडवाइस दे देते हैं। एडवाइस क्या है, मतलब पूरी फैक्ट्री चल रही है ना, किसी ना किसी को तो कुछ एडवाइस देना चाहिए, तो आज बाइडेन को दे देते हैं, कल किसी और को दे देंगे, ठीक है ना। अब आइए तीसरी बात। अब तीसरी बात है, देखिए ना कितने उत्तेजित हो जाते हैं लोग। मैं बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा हूं सारे उत्तेजित हो जाती है। डेमोक्रेसी, ये है डेमोक्रेसी कि जब हम गाली दे रहे हैं नलिन कोहली सुन लेगा, जब वो अपनी बात रखेंगे तो हम बीच में बात करेंगे। भाई डेमोक्रेसी, भाई इतने लंबा चौड़ा डेमोक्रेसी, बड़े बड़े शब्दों का लोकतंत्र खतरे में है, बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया अभी रवि जी ने। मैंने बोलना शुरू कर दिया तो लोकतंत्र भूल गए, तानाशाही शुरू हो गई कि इनकी बोलनी बंद कर दो भाई, नलिन कोहली के बातों को बंद करो। यही है ना रवि जी, आप ही बोल रहे हो, मैंने तो सुना, एक शब्द नहीं टोका आपको, एक शब्द नहीं टोका सर, आप मुझसे उम्र में भी बड़े हैं। अब आइए तीसरी बात, रवि जी ने फिर क्या कहा, भाई लोकतंत्र खतरे में है, बड़ी बड़ी उन्होंने बातें कही मोदी जी को कहने के लिए। फिर उन्होंने दिल्ली के बारे में बात किया। मैं दिल्ली का, मैं यहां पिछले 35 सालों से जी रहा हूं। दिल्ली में 239AA, मतलब दिल्ली जब राज्य बना, राज्य नहीं बना, यूनियन टेरिटरी में उसे कुछ अधिकार दिए गए। 239AA में शीला दीदी की सरकार चली, मदन लाल खुराना जी की सरकार चली, साहेब जी की सरकार चली, जितनी सरकारें थी, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, केंद्र में अलग सरकार नहीं, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, वही प्रावधान वही सब कुछ। लेकिन 9 साल में एक, पिछले 7-8 सालों में जो केजरीवाल जी और उनकी पार्टी है, हर आदमी के साथ लड़ाई, हमेशा बहाने, अरे मैं ये नहीं कर पा रहा क्योंकि ये नहीं हो रहा, ये नहीं कर पा रहा क्योंकि ये नहीं हो रहा, शराब नीति पे घोटाला नहीं कर पा रहा क्योंकि इंटरफियरेंस है, क्योंकि ईडी देख रही है। तो मतलब फिर मैंने टोका नहीं, मैंने फिर नहीं टोका, मैंने फिर नहीं टोका। अब लंबे चौड़े ज्ञान, देखिए मैं तर्कों पे बोलता हूँ, मैं तर्कों पे बोलता हूँ रवि जी, आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रखता हूँ। रवि श्रीवास्तव जी, आपका लोकतंत्र तो ऐसा है कि छोटे से छोटे रिपोर्टर को पंजाब में जेल में डाल दे, कैमरामैन को पंजाब में जेल में डाल दे, ड्राइवर को पंजाब में जेल में डाल दे, ये तो आपका लोकतंत्र है। और आप बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, मुद्दा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को बाहर के देशों में सम्मान मिल रहा है और लोकतंत्र के बेसिस पर सम्मान मिल रहा है, लेकिन ये विपक्ष को कतई हजम नहीं हो रहा। संसद से लेकर शॉपिंग तक हर चीज पर टिप्पणी आ गई। नहीं नविका जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना सामान्य ज्ञान भी हमारे राजनीतिक दल के नेताओं या उनके समर्थकों का खत्म हो जाएगा। अब अमेरिका और रशिया, यानी रशिया से तेल हम खरीदेंगे और अमेरिका बड़ाई करेगा, ये तो हमने आज तक नहीं देखा था। किसी की कूटनीति में रहा हो तो बता दीजिए। हम उन छोटे देशों का समूह बनाकर उनकी मदद करते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं, उनके उस बुरे वक्त में खड़े होते हैं जब दुनिया कहती कि भाई हमारे यहां तो लोग लाइन में लगे हैं, कतार में लगे हैं, मर रहे हैं, वैक्सीन मैत्री हम चलाते हैं। जब हम किसी देश से कोई भी किसी भी तरह का, वो आर्म्स है, एम्यूनिशन है, डिफेंस डील्स हो रही हैं,
तो हम कहते हैं कि इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करोगे या नहीं करोगे, करोगे तो आ जाओ, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होगी, ब्रोकर दलाल सब आउट हो जाएंगे। अब ये भी इसके बावजूद अगर प्रशंसा हो रही है तो ये मुश्किल है। दुनिया के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को मैं चुनौती देता हूं, दुनिया के किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को इतने देशों में सम्मान मिला हो, मेरे ध्यान में नहीं है। रवि श्रीवास्तव बीच में बोलना ठीक नहीं होता है। आपकी पार्टी का तो एक मंत्री है जिसको ये तक नहीं समझ में आता कि हिंदी भाषा में प्रधानमंत्री बोलता है तो देश का सम्मान बढ़ता है। आपके मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, वो कहते हैं कि देखिए ये भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए कह रहे हैं। दरअसल आप लोगों के देखने का नजरिया ही गड़बड़ हो गया है। और भले ही मानव जायसवाल ने आज चश्मे का फ्रेम बदला है, लेकिन भैया ग्लास बदलो ना, नजर ठीक नहीं है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर नजर खराब हो तो चश्मे से ठीक हो सकती है, लेकिन नजरिया अगर खराब हो तो मानव जायसवाल जी इसके लिए कौन सा इलाज है ये बताना पड़ेगा। आज इस देश में आप पुलवामा के सवाल करते हैं। आज इस देश में G20 के लोग वहां पर कश्मीर में किस तरह से मना रहे हैं और किस तरह से कश्मीर को शोकेस किया जा रहा है, इस पर भी अगर आप दो शब्द कह देते कि आज जो हुआ वो बहुत अच्छा हुआ देश के लिए। मैं पूछना चाहती हूँ मानव जायसवाल जी, क्या अगर देश में कोई अच्छी चीज हो, एक मिनट, देश में अगर कोई अच्छी चीज हो तो कहीं लिखा हुआ है, किसी डॉक्टर ने मना किया हुआ है कि इसके बारे में आप एक भी अच्छा वाक्य नहीं बोल सकते? ऐसा कहीं आपको प्रिस्क्रिप्शन दिया है किसी डॉक्टर ने? मानव जी। नाविका जी, मैं कुछ उजागर करना चाहता हूँ। मेरे माता पिता कश्मीर में घूमने गए थे, हनीमून भी मनाया था वहां से, तो ये कश्मीर आज का नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक हम बात करते हैं ना रशिया की, और ये अभी बहुत बुद्धिजीवी है, कश्मीर आज का नहीं है। 1990 से लेकर 2019 तक कश्मीर वैसा ही था। आप हनीमून मनाने लोग जा रहे थे कश्मीर में। लोकेश जिंदल जी, ये हनीमून की बात से याद आया कि अब तक हनीमून चल रहा था कश्मीर में। लोकेश जिंदल जी, जिस हाल में कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने छोड़ा था कश्मीर को, क्या वो आज का दौर था? नहीं, पहले इस सवाल पर ही आर पार हो जाए। लोकेश जिंदल जी। नाविका जी, कश्मीर छोड़ना चाहता हूँ। नाविका जी, आऊंगी, वापस आऊंगी, पहले कश्मीर का दौरा हो जाए फिर आ रही हूँ। लोकेश भाई, एक मिनट, नहीं मुझे खत्म करने दीजिए। आपने नाविका जी बोली है। अरे लोकेश जिंदल जी, आप अपनी बात कहें। 1990 से लेकर 2019 तक कौन जा पा रहा था कश्मीर? देखिए नाविका जी, कश्मीर के अंदर उग्रवाद जिस तरह से बढ़ा उसके बहुत कारण थे। भारत में भी कट्टरवाद बढ़ा, और हम देखते हैं कि अगर भारत चाहता है कश्मीर और कश्मीरियों को अपने साथ जोड़ना, तो भारत को ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कतई नहीं करनी चाहिए। आज G20 का मेजबान है कश्मीर, इस पर कुछ कहेंगे? हमें कश्मीरियों को जोड़ना है, केवल कश्मीर को नहीं। अब भी आपको दिक्कत है? जोड़ना उतना ही आवश्यक है जितना कि कश्मीर को जोड़ना। अमीर जमाई साहब, आपको क्या लग नहीं रहा? मैं आज आपसे पूछना चाहती हूँ, आप पढ़े लिखे लॉजिकल इंसान हैं, आज ये दृश्य आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग ऑफ होप नहीं आती कि हाँ कुछ तो बदला है? चाहे थोड़ा ही आप एडमिट करें, लेकिन कुछ तो बदला है, ये अच्छी बात है। ये ख्याल आपके मन में आता है या नहीं? लड़का मैम, आप सहाफत में हम सबसे बहुत बड़ी हैं, बहुत आपका लंबा तजुर्बा है। आपने बात करी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की, आपने बात करी वहाँ पर उन सरकारों की जिसमें भारतीय जनता पार्टी का ही रूल जम्मू एंड कश्मीर में रहा है। जम्मू कश्मीर अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने जब कैंपेन चलाई, जोड़ने का काम किया, उसमें अटल जी का भी समय तो जोड़ लीजिए ना उसके अंदर। तो हमारा ये कहना है कि जब हम कश्मीर को सिग्निफिकेंट बना रहे हैं, जब हम वहाँ पे कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि हम जमहूरियत दिखा रहे हैं, हम कश्मीरियत दिखा रहे हैं। लेकिन कश्मीरियत में 2014 का पहला सबसे बड़ा जो एजेंडा था श्री अमित शाह जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का, क्या था? कश्मीरी पंडित हिंदू भाई। 14 से लेकर 23 की आज की इस रिजीम में मुझे बता दीजिए
कैसौ स्क्वायर फीट की जमीन में कश्मीरी हिंदू पंडित भाइयों को उनकी जिंदगी में कुछ बेहतरी आज करी के गई? दृश्य पूरे आपको- कश्मीर में चलिए इस पर मैं जवाब लूंगी। कश्मीरी नहीं, आखिरी बात, कश्मीरी हिंदू क्या भारत का हिस्सा है? आज इस नरेंद्र मोदी जी की रिजीम में ये जवाब, नलिन भाई 30 साल यहां रहे, नलिन भाई 30 साल वहां भी रहे, इनको जवाब देना पड़ेगा। है भाई, लेकिन जवाब दे। आज की तस्वीरों पर कोई कश्मीरी टिप्पणी नहीं। हिंदू पंडित भाई आज की भारत का तस्वीरों पर हिस्सा कोई है टिप्पणी कि नहीं है? भाई साहब, इस क्रेडिट कार्ड पर टैक्स नहीं लगता। अगर आप तारीफ कर देंगे तो टैक्स नहीं लगेगा। मैं किस बात की तारीफ करूं? आपने जमहूरियत को रौंद डाला कश्मीर में। कश्मीर के अंदर कश्मीरी जो दिल्ली में आके पढ़ाई कर रहा था, आज दिल्ली में कश्मीरी पंडितों की चिंता हो रही है। कश्मीरियों की चिंता है, कश्मीरी किसानों की चिंता नाविका है, जी। वहां के फल वालों की चिंता है। चलिए ठीक है। जो आज दिल्ली में नहीं है, चलिए 30 दिल्ली में सेकंड। महफूज नहीं है वो। 30 सेकंड में मैं आपको बताता हूं, कश्मीरी नलिन भाई को किसानों की बताने दीजिए चिंता ना। है। नलिन भाई को बताने दीजिए। नहीं, मैं ये इस देश में पत्रकारों को उतना ही अधिकार है, आप नेता लोग तो बोलते ही हैं, थोड़ा मुझे भी बोलने दीजिए। आप तो सब पे बोल देंगे, किस पे नहीं बोल देंगे? कश्मीर का केसर आज जीआई टैग उसको मिल गया है। दुनिया के किसी भी हिस्से में कश्मीर का किसान जो अपना कश्मीरी केसर हिंदू ले जाता पंडित है, भाइयों को भी तो टैगिंग कर दो। दुबई के मॉल में भी बिकता है। उनका भी टैगिंग कर दो कि वो भी है जम्मू कश्मीर का हिस्सा। करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। कश्मीरी आपकी हिंदू समस्या पंडित भाइयों के नाम पे कश्मीर इस घाटी देश में पहला चुनाव की मॉल खेती खुल गया, करी आपने। मल्टीप्लेक्स खुल गया, आपकी समस्या है। G20 देशों का अरे कश्मीरी को बोलने दीजिए। डिप्लोमेट्स को कश्मीर मेरे बड़े भाई जो है validation कश्मीरी, होता है, वो मिल नलिन गया, भाई को आपको बोलने दो। समस्या है। कश्मीरी पंडित भी आप वहां भी- देख रहा वहां है भी और दबाओगे कश्मीरी उनकी आवाज मुसलमान को। भी आप देख रहा है कि अमीर जमीन न मुसलमान के पक्ष में है न हिंदू के पक्ष में। मैं भारत के पक्ष में हूं, मैं इंटीग्रेशन के पक्ष में हूं। भारत ढूंढ के लाए, मणिपुर से लेकर कश्मीर वो तक तो भारत- आपने तौहीन कर वो दी। भारत हर जहां पे राज्य दंगे की ना तौहीन हो, कर दी। जहां नलिन फसाद ना हो, कोहली जी, धर्म के नाम पे, जाति के नलिन नाम कोहली पे, जी, जो इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है। मुजफ्फरनगर वाले अगर धर्म की और मुजफ्फरनगर वालों में जो दंगा कराए कौन लोग थे? बीजेपी और एसएस के एमएलए एमपी जो बाद में नेता बने। और आप समाजवादी पार्टी के लोगों ने दंगे नहीं कराए, मूक दर्शक थे। दंगे कराए बीजेपी और एसएस के लोगों ने। नजरिया नहीं बदला, चाहे चश्मा लग गया हो, चश्मा बदल गया हो। नलिन कोहली जी जवाब दीजिए। नहीं नाविका मैं जी, बड़े ध्यान से सुन रहा था नाविका जी, और मैं कोशिश कर रहा था नाविका जी कि पिछले 30 सालों में मुझे एक ऐसा कोई दिखा दीजिए कि मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी या समाजवादी पार्टी के और कोई वरिष्ठ आदमी जम्मू तक गया हो और कश्मीरी पंडितों के साथ खड़ा हुआ हो। बस मुझे इसका कोई मिसाल कहीं पर नहीं आया। हो सकता है मुझे जानकारी ना हो। नलिन भाई, मैं आपकी रमेश साहब जानकारी बता ठीक कर पाएंगे देता हूं। शायद सबको। मैं आपकी या जानकारी मुलायम ठीक कर जी देता या हूं। अखिलेश जी या कोई, ठीक है। नहीं, मैं ठीक कर दे रहा हूं। नहीं, जरूर करिए। माननीय नेता दूसरी मुलायम बात, सिंह यादव जी आप भारतीय- जब इस देश के एक मिनट, डिफेंस मिनिस्टर थे, मुझे अपनी बात सुन तो लीजिए। अभी मैं अपनी बात पाकिस्तान तो को घुसेड़ के ना बात तो 200 मीटर हमने अंदर कर दिया था। मैं बात तो खत्म लेकिन कर लूं। आपने इस देश की सरहदों को गैर महफूज बनाने का काम किया। जाकर डरते हैं चाइना से आप। पंडितों के साथ क्या है चाइना से रिश्ता? अमीक जमाई जी, सारे सवाल आप पूछ डालेंगे, जवाब एक भी नहीं सुनेंगे तो कैसे चलेगा लोकतंत्र? चलिए सुनिए जी। 14 से सुनी रहे। अब जीतिए फिर तो क्या करें? स्पष्ट कहा आपको जिताने का काम कौन करेगा? पंडितों की, कश्मीरी हिंदुओं की चिंता करने के लिए, कश्मीरी पंडितों की चिंता जताते समय मैंने इतना ही कहा कि एक मिसाल दिखा दीजिए, मुलायम जी, अखिलेश जी या कोई वरिष्ठ नेता का इनकी पार्टी का अभी गए थे वैसे राहुल गांधी जी गए थे, स्कीइंग हॉलीडे किया था उन्होंने, पंडितों के साथ खड़े। ठीक है। अच्छा बताओ, उनका रिहेबिलिटेशन क्यों नहीं हुआ? कौन सी मजबूरी? दूसरी बात, आपने अच्छी बात कही अमित जी। एक मिनट, एक पॉइंट पे रहिएगा। पॉइंट अमित जी, आज आपको पॉइंट पे रखूंगा। नलिन भाई, आप मेरे बड़े हैं, बहुत अदब के साथ कही, बहुत अच्छा लगा। क्या मजबूरी बहुत थी? अच्छा हिंदू लगा आपने पंडित भाइयों के साथ न्याय नहीं किया आपने। होकर कर रहा हूं। आपकी हमारी विचारधारा में लड़ाई हो सकती है, लेकिन आपने अच्छी बात कही कि हम भारतीय हैं ना, हम पहले भारतीय हैं। तो आप सीरिया लेबनान कैसे ले आए? सीरिया लेबनान का उदाहरण कौन से देश पे लागू होता है ये बता दीजिए, जो आप भारत में ले आए। और मणिपुर कैसे लाए? नहीं, एक मिनट, इसको जम्मू कश्मीर नहीं। देखिए, आपने वहां भूल की, मैं मानता हूं आपने गलत कहा, मैं उस टाइम मैंने विरोध किया, लेकिन उसको आपको विड्रॉ करना चाहिए।
अगर कर आप लेना भारतीय चाहिए। हैं, अमित दिल से जमाई अपने जी आप को आपको मानते हैं, विड्रॉ तो कर लेना स्टेटमेंट को चाहिए। कहिए, मैंने गलत कहा, आपको उसको कहना withdraw कर चाहिए कि लीजिए। ये जो मैं तो माफी कंपैरिजन भी है, नहीं कह ये रहा जो हूं, मैं कह रहा हूं आपने withdraw किया, कर ये लीजिए। सही नहीं था। ये किसी भी दल को नहीं करना चाहिए। क्या मैम, हमारे देश के अंदर अगर राज्यों को जला के नरसंहार किया जाएगा, उस पे मैं क्या डालूं? उस पे मैं सफेद चादर डालूं? तो आप लेबनान सीरिया करेंगे? नहीं, मणिपुर के अंदर बम ब्लास्ट हो रहे हैं, लेबनान मकान जलाए जा रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं, चर्च तोड़े जा रहे हैं। भाई साहब, आप सवाल उठाएं, आप ईसाइयों को निशाना बनाया जा रहा है। आप सवाल जरूर उठाएं, लेकिन लेबनान और सीरिया बनाने से मैं पहले पूछ रहा हूं, बीजेपी आरएसएस इस देश को यही बनाया है। नहीं मानेंगे, यही प्रॉब्लम है विपक्ष की कि गलती होगी भी तो नहीं मानेंगे। सुरेंद्र शर्मा बीजेपी आ रायपुर से, गई। धर्मेंद्र सिंह वाराणसी से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। ठीक है, भारत की ताकत है, लेकिन ऐसा क्यों ना माना जाए कि मोदी जी ने देश का नाम आगे बढ़ाया है। आखिर प्रधानमंत्री का पैर छूने की भावना कोई सामान्य बात तो है नहीं। चलिए मान लिया कि पीएम की विदेश नीति बढ़िया है, लेकिन वो देश के विपक्ष को स्पेस क्यों नहीं देते हैं? मानव जी, पहले सवाल का जवाब दे दीजिए। विपक्ष से पूछा गया है कि अगर प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है तो आपको क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो अच्छी बात है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जब मैं आपके सामने एक चीज और साझा करना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समय देंगे। हर्षवर्धन जी ने अमेरिका और रूस की बात करी कि रूस का तेल बेचा जा रहा है, अमेरिका इसमें कोई चिंतन नहीं कर रहा और बहुत ही कमजोर देश के साथ हमारे प्रधानमंत्री खड़े रहते हैं। अरे यूक्रेन के राष्ट्रपति आए हुए थे, जेलेंस्की जी, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, यूक्रेन में जो गोला बारूदी हो रही है, वो रशिया दे रहा है और बहुत अच्छे से यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। ये हमारा देश है, जहाँ देश कहना क्या चाह रहे हैं? जेलेंस्की को भरोसा है मोदी पर, आपको नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सम्मान हो रहा है तो अच्छी बात है। जरा जवाहर सरकार आप ही की पार्टी से है, राज्यसभा के सांसद हैं, उनका ट्वीट क्या है वो भी पढ़ लीजिए। प्रकाश गुप्ता का पालघर से सवाल है, भारत में विपक्ष के नेताओं के आंख कान बंद कर देने से क्या भारत का और मोदी जी का विश्व पटल पर चमकना धूमिल हो जाएगा? तो जनता क्या कह रही है, सुनिए। सौरभ टंडन का मिर्जापुर से सवाल है, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने तो तमिलनाडु की असेंबली कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया था, उसमें सोनिया गांधी जी भी शामिल हुई थी कि उस समय किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं थी, तो मोदी जी से आज क्यों तकलीफ हो रही है? लोकेश जिंदल जी, इसका तो जवाब दे दीजिए, 30 सेकंड। जी, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, अगर हम ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस की बात करते हैं, प्रधानमंत्री का तीसरा दर्जा है, पहला दर्जा हमारे राष्ट्रपति का है। और अगर हम संसद की बात करते हैं, प्रेसिडेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के, क्योंकि कोई भी बिल जो पार्लियामेंट द्वारा पास होता है, प्रेसिडेंट के असेंट के बिना वो एक्ट नहीं बनता। तो इस पूरे वेस्टमिंस्टर मॉडल की अगर हम बात करते हैं, जिस पर हमारी डेमोक्रेसी आधारित है, इसमें प्रेसिडेंट का ही हक बनता था कि वे हमारे संसद का उद्घाटन करें। तमिलनाडु की असेंबली में क्यों नहीं हक बनता था गवर्नर का? क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्यों सोनिया गांधी जी गई थी वहां पर जब कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं थी? इसका सवाल पूछ रही जनता को जवाब दीजिए। जवाब है नहीं आपके पास। सवाल और भी है। पार्थ प्रभु देसाई का मुंबई से सवाल है, क्या भारत के प्रधानमंत्री के विश्व पटल पर बढ़ते कद को भी विपक्ष सहन नहीं कर पाता? राजेश कुमार का लुधियाना से सवाल है, मैं सभी विपक्ष वालों से पूछना चाहता हूं कि भारत के लिए कुछ अच्छा होता है, मोदी जी भारत का नाम ऊंचा करते हैं तो विपक्ष परेशान क्यों होता है? इसके अलावा सत्यनारायण खंडेलवाल का सवाल है, राहुल गांधी की पार्टी ने 70 साल में राष्ट्रपति से कितने उद्घाटन करवाए? इसका भी ब्यौरा दर्शक मांग रहे हैं। मान सिंह सीकरवार का कोटा राजस्थान से सवाल है, आज इन्हें माननीय राष्ट्रपति याद आ रही है, जब राष्ट्रपति चुनाव के समय सपोर्ट देने की बात आई थी तब कहां चले गए थे हुजूर? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, क्योंकि ये पब्लिक जो है ये सब जानती है, सब देखती है, सब नोट करती है। और मेरा नजरिया इतना ही है कि लोकतंत्र में बहुत खूबसूरत शब्द है ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सरकार के खिलाफ किसी भी जिम्मेदार विपक्ष को यह जरूर करना चाहिए, लेकिन बात अगर नरेंद्र मोदी के विरोध की होती है तो वहां विरोध का स्तर क्या से क्या हो जाता है ये आप सब देख ही रहे हैं। सवाल इतना है कि जब
भारत के प्रधानमंत्री की सम्मान होता है, कद ऊंचा होता है तो भारत का ऊंचा होता है, सिर्फ एक इंसान, एक शख्स का नहीं। इस बात को विपक्ष क्यों भूल जाता है? क्यों नरेंद्र मोदी को नीचे खींचने के चक्कर में देश को ही नीचे खींचने की कोशिश करता है? और मेरा कम से कम इतना जरूर रहेगा रिक्वेस्ट अमीक जमाई को, लेबनान और सीरिया से इस देश को मत जोड़िए, क्योंकि ये है भारत और ये भारत अपनी तकदीर खुद लिख रहा है। कम से कम इस पर कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। आज सवाल पब्लिक का शो पर बस इतना ही, लेती हूं आपसे इजाजत। नमस्कार।